अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। आज नॉवल ज़िल बाय अहमद राव की एपिसोड 6 है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। गहरे स्याह बादलों से लिपटा हुआ विलमोर्थ खामोशी में डूबा हुआ था। किले की चोटियों पर बैठे रेवन इसे देखकर इर्द-गिर्द उड़ने लगे। वो तेज़-तेज़ ढक बढ़ता किले के अंदर आ रहा था। अंदरूनी दरवाजे पर आकर इसके कदम थम गए। हाल में बैठे चंद लोग आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे। वो इनकी बातें गौर से सुनने लगा। बस 22 साल के थे जब इन्होंने ये माफिया गैंग बनाया था। ये किला इनके पर दादा के दादा को किंग अलेक्जेंडर की जानिब से तोहफे में मिला था। लेकिन बॉस का कोई बेटा तो है नहीं। इनके जाने के बाद इस किले और हमारे गैंग का क्या होगा? बाकी सब लोग इसकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। मगर बॉस कहाँ जा रहे हैं? एक आदमी नासमझी में बोला। बॉस बूढ़े हो रहे हैं, इनकी जगह आखिर किसी को तो लेनी होगी। बॉस की जगह कौन ले सकता है? और बॉस ऐसा होने देंगे? कभी भी नहीं। दूसरा आदमी बोल उठा। वो बहुत ताकतवर हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बॉस की जगह कोई नहीं ले सकता। एक और आदमी ने इसका साथ दिया। तुम सब ये क्यों भूल रहे हो कि बॉस की अब उम्र हो चुकी है। वो तो अब खुद कत्ल भी नहीं करते। हर वक्त बस मज़े और अय्याशी करते रहते हैं। अभी वो जो कुछ भी हैं हमारे दम पर हैं। लेकिन अब इस गैंग को एक नए बॉस की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। ऐसा कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो डीमन की जगह ले सके। है एक शख्स। इन सब ने हैरत से इसकी जानिब देखा। ज़यान ज़यान यज़दान से ज़्यादा ताकतवर भला यहाँ कौन है? वो बॉस की जवानी का अक्स है। वो इन जैसा है। अगर कोई डीमन के राज को ख़त्म कर सकता है तो वो ज़यान है। ज़यान के चमचे होने के नाते वो यहाँ मौजूद सब लोगों को इसकी जानिब कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शैतान तो बिल्कुल नहीं। गुस्से में तो वो हम सबको भी मार डालेगा। याद नहीं माइक और फ्लेयर का क्या हाल किया था इसने? आज तक बॉस ने अपने गैंग के कितने लोगों को मारा है? तुम्हें इनकी गिनती भी याद है? तुम क्यों भूल जाते हो कि जिस जगह हम बैठे हैं इधर जज्बात का कोई काम नहीं है। हम एक दूसरे के सगे नहीं हैं। क्या पता कल को तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें। हमें बस अपना मकसद पूरा करना है। हमें शहर में खौफ की लहर दौड़ानी है। 12 साल हो गए रेड वेलवेट वाले वाक़ये को। इसके बाद से बॉस ने कुछ मज़े का नहीं किया। हमें कोई ढंग का टारगेट नहीं दिया। वो खुद तो मज़े करते हैं मगर हमारा क्या? ज़यान गर्म और जवान खून है। इसकी रगों में जोश है, गुस्सा है। वो बर्बादियाँ फैलाना चाहता है और हमें इसका साथ देना होगा। आखिरी जुमला कहते इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। वहाँ मौजूद सब आपस में बड़बड़ाने लगे। इन सब के दिमाग तक ये बात पहुँच चुकी थी। कुछ लोग इस सब के हक में थे और कुछ नहीं। दरवाजे पर खड़ा ज़यान चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए हॉल में दाखिल हुआ। आंखें चमक रही थी। बहुत जल्द सब कुछ इसके काबू में होने वाला था। हॉल में रखा कदम तर्ज का लैंड हॉल में रखा कदीम तर्ज का लैंडलाइन बजने लगा। सब चौंक उठे। ये लैंडलाइन सिर्फ डीमन ही इस्तेमाल करता था। जब वो यहाँ मौजूद नहीं होता था तो इसी लैंडलाइन पर फ़ोन करके पीछे ही खैर खबर लेता था। वहाँ मौजूद सब लोग डर के मारे फ़ोन उठाने से कतराने लगे। जैसे डीमन को इनके मंसूबे का इल्म हो गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाया। वहाँ क्या हो रहा है? क्या सब ठीक है? इसने एक नज़र सबको देखा। वो सब यूं खौफज़दा थे जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़े गए हों। हाँ, सब ठीक है। वाह, आज तो ज़यान यज़दान ने कॉल उठाई है। अब कॉल उठा ही ली है तो बताओ मेरा काम कहाँ तक पहुँचा? वो लड़की विलमोर्स की सलाहों के पीछे कैद बैठी अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है या वो आज़ाद है? मगर बहुत जल्द। क्या मगर? तुम एक लड़की को नहीं पकड़ पाई अभी तक? किधर गया वो शातिर ज़यान जो चंद घंटों में ही अपने शिकार को इसके अंजाम तक पहुँचा देता था? अगर अगर तुमसे ये नहीं हो रहा तो बता दो। मैं किसी और। वो गुस्से से चला रहा था। सोचना भी मत। 15 दिन की बात हुई थी। अभी कुछ दिन रहते हैं। काम हो जाएगा। मेरी वापसी की फ़्लाइट 2 जनवरी की है। मेरे वापस आने पर मुझे वो लड़की विलमोर्थ में चाहिए। मैं अपनी बात से नहीं फिरता। 2 जनवरी की रात वो लड़की विलमोर्थ में पाई जाएगी। दो टोक लहजे में कहते हुए इसने रिसीवर वापस रख दिया। सूरज के तुलू होते ही तारीकी का राज टूटा। कल क्रिसमस की आखिरी छुट्टी मनाने के बाद तमाम लोग मामूल के हिसाब से अपना कामकाज में मसरूफ़ हो चुके थे। काफ़ी दिनों बाद लाइब्रेरी में लोगों का रश देखने को मिला था। कुर्सी से टेक लगाए किताब गोद में रखे निगाहें आखिरी सफ़े पर जमी हुई थी। इसकी आंख से बेख्तियार आंसू टपका। फिर दूसरा, तीसरा। वो किताबीनी में ऐसा मसरूफ़ था कि वो भूल गया था कि इस वक्त कहाँ मौजूद है। तुम्हें क्या हुआ है? अज़लान हाथ में 2 कप कॉफ़ी के थामे काउंटर के अंदर दाखिल हुआ। अज़लान की आवाज़ पर वो चौंका। किताब बंद करते हुए अपने आंसू साफ किए।
तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है? बताओ मुझे। वो कॉफ़ी के मग मेज़ पर रखते हुए नीचे यज़ीन के कदमों में बैठा। एमा, वो मर गई। कौन एमा? इस नावल का मरकज़ी किरदार। इसने हाथ में थामी किताब की जानिब इशारा किया। अज़लान तिलमाते हुए उठ खड़ा हुआ। बनेरा, इसने पश्तो में यज़ीन को लानत पेश की। यज़ीन ने हैरत के साथ इसकी जानिब देखा। तुमने कुछ कहा? नहीं, बस एमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। लेकिन ये कौन सी ज़ुबान है? मैंने ये पहले कभी नहीं सुनी। हाँ हाँ, मैं ये बता दूँ ताकि तुम ये ज़ुबान भी सीखने बैठ जाओ। हाँ, अब मुझे ये ज़ुबान भी सीखनी है। मज़ीद कितनी ज़ुबानें सीखेगा वो? बाद में सीख लेना, अभी कॉफ़ी पियो। वैसे ये तुम हर वक्त इतने फ्री क्यों रहते हो? कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारा? इसने काउंटर में से कॉफ़ी का मग उठाया। यज़दान पास रखी कुर्सी पर बैठ चुका था। मेरी रिमोट जॉब है और मैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक एंड पर बनाता हूँ। सॉरी, मैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वीकेंड पर बनाता हूँ। इसने कॉफ़ी का एक घूंट भरते हुए जवाब दिया। तुम ये सब छोड़ो और अपनी इस एमा को भी साइड पर रखो। इसने यज़ीन के हाथ से किताब ज़बरदस्ती पकड़ते हुए मेज़ पर रखी। और ये बताओ कि पहली डेट कैसी रही? वो डेट नहीं थी, हम बस साथ वक्त गुजारने गए थे। जो भी है, बताओ ना कैसा रहा सब? इससे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। इसने कहा, मैं बुरे रंग में इससे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। क्या तुम्हें यकीन आ रहा है कि जीना ने कहा कि मैं इसे अच्छा लगता हूँ? इसे अभी तक वो सब ख्वाब लग रहा था। जीना का नाम लेते ही इसके रुखसार गुलाबी पड़ गए थे। आंखें खुशी से चमक उठी थीं। जीना को छोड़ो, ये बताओ कि तुमने क्या कहा? तारीफ़ की थी इसकी? अपने दिल की बात बताई? क्या बोला इसने आगे से? वो एक साथ इतने सारे सवाल कर गया और यज़ीन की ज़ुबान को ताला लग चुका था। वो अज़लान से नज़रें चुराने लगा। यानी तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं, मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। वो साथ बैठी थी तो मैं सब भूल गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर उस लम्हे में खो गया। निगाहों के सामने उसी रात के मनाज़िर जगमगाने लगे। वो दूसरों को सहरज़दा करने का फ़न रखती है। इसकी निगाहें कोई तलस्सुम हो जैसे, जिनको देखने के बाद आपको इर्द-गिर्द कुछ दिखाई नहीं देता। इसको देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ बोल पाऊँ। वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला रहा था। क्यों नहीं होती हिम्मत यज़ीन? कहीं तुम हाँ, मैं डरता हूँ, अगर इसने इनकार कर दिया। सच पूछो तो मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ। वो इतनी हसीन, पुरएतमाद और काबिल लड़की है और मैं? खुद को कमतर और मज़लूम समझना बंद कर दो यज़ीन। अपने साथ सबसे बड़ी ज़्यादती हम खुद को कमतर और मज़लूम समझ कर करते हैं। कोई ना कोई कमी सब में होती है। तुम्हें लगता है कि सिवाय तुम्हारे हर एक की ज़िंदगी परफ़ेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी जगह बहुत सी चीज़ों से लड़ रहा होता है। मैं जानता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में गम होते हैं। मैं खुद को मज़लूम नहीं, बस जीना के काबिल नहीं समझता। और सच तो यह है कि लड़कियों को हम जैसे लड़के पसंद भी नहीं आते, जो कमज़ोर और हसास होते हैं। इन्हें मज़बूत, पुरवकार शख्सियत और खुद एतमाद लड़के पसंद आते हैं। इसने कॉफ़ी के 2 घूंट एक साथ भरे। मैं कहानी का वो किरदार हूँ जिसे समझते सब हैं, मगर अपनाता कोई नहीं है। तल्ख़ मुस्कुराहट चेहरे पर सज गई। ये तुम्हारी कहानी है, तुम इसके मरकज़ी किरदार हो। तुम चाहो तो कहानी बदल सकती है। नहीं बदल सकता। क्या तुम बदल पाए अपनी कहानी? नहीं। क्या तुम लायला के दिल में अपने लिए मोहब्बत डाल पाए? नहीं। वो आज भी किसी और से मोहब्बत करती है। ये बात तुमने ही मुझे बताई थी। फिर तुम मुझे कैसे ये उम्मीद दिला सकते हो कि मैं अपनी कहानी बदल सकता हूँ? वो जज़्बात में आकर जो मुँह में आया बोल गया। अज़लान साकित बैठे इसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से उठ खड़ा हुआ। वो लंबे-लंबे ढग बढ़ता हुआ लाइब्रेरी से बाहर जाने लगा। अज़लान, अज़लान, वो बस इसे आवाज़ ही देता रह गया। अब इसे अपने कहे गए अल्फाज का मलाल हो रहा था। लीज़ा जीना के घर के बाहर खड़ी थी। क्रिसमस मनाने वो स्टीफ़न के साथ न्यूयॉर्क गई हुई थी। वो रात को ही वापस लौटी थी और सुबह जीना से मिलने आ गई। अरे लीज़ा तुम? फ़ियोना ने दरवाज़ा खोला। फिर लीज़ा को खुशदिली के साथ इस्तकबाल किया। फ़ियोना से गले मिलने के बाद वो ऊपर वाले पोर्शन की जानिब बढ़ने लगी। जीना घर पर नहीं है। फ़ियोना की आवाज़ पर वो रुक गई। चले मैं बाद में आ जाऊँगी। नहीं, इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने लाउंज में लगे सोफ़े की जानिब इशारा किया। मुझे थोड़ी जल्दी है, असल में आज मेरा शूट है। मैं बस जीना की खैरियत लेने आई थी। आपने जो बात करनी है इधर ही कर लें। जीना के मुतल्लिक ही बात करनी है। जी बोलें। इसे थोड़ी हैरत हुई। क्या बताऊँ तुम्हें लीज़ा, मुझे तो इस लड़की की कुछ समझ नहीं आती। पता नहीं सारा सारा दिन कहाँ गायब रहती है। वकालत तो इसने कई महीने हो गए छोड़ दी थी। अब वो क्या करती है, कहाँ जाती है, मैं नहीं जानती। और ना ही मुझे वो कुछ बताती है। वो कदरे फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। तुम्हें तो वो सब बताती है ना? क्या तुम मुझे इसके मुतल्लिक कुछ बता सकती हो?
माँ हूँ मैं इसकी, मुझे भी फ़िक्र है इसकी। आंटी, मैं आपकी बात समझती हूँ, बट सॉरी टू से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो मेरी दोस्त है, मुझ पर एतबार करके वो मुझे सब बताती है। मैं बिना इसकी इजाज़त के आपको कुछ नहीं बता सकती। वो मुझे कुछ क्यों नहीं बताती, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? क्या दूसरी शादी करना इतना बड़ा गुनाह है? जीना ने तो मुझसे ऐसा रिश्ता तोड़ा कि जैसे मैं इसकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। इनकी आंखें भर आई। आपका गुनाह दूसरी शादी करना नहीं था। दूसरी शादी के बाद अपनी बेटी को भूल जाना, इसे निग्लेक्ट करना, या ये था आपका गुनाह। अगर एलसेडियर अंकल की मौत के बाद आपको किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो आप ये क्यों भूल गई कि जीना को भी तो किसी की ज़रूरत थी ना? समझे इसे, इसने तो अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ को भी खो दिया था। आपने जेम्स से शादी के बाद इसे ऊपर वाले पोर्शन में अकेले शिफ्ट कर दिया। वो कम उम्री से ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीख गई थी। इसका नुकसान ज़्यादा बड़ा था, घाव गहरा था, जो नासूर बनकर इसके दिल पर उतर चुका है। अब वो खुद भी चाहे तो अपना दिल आपकी जानिब से साफ नहीं कर सकती। आज लीज़ा वो सब कह गई थी जो जीना चाहकर भी अपनी माँ से कह ना पाई। फ्यूना बस चुपचाप खड़ी रही। लीज़ा का फ़ोन बजने लगा तो वो फ़ोन उठाते हुए घर से बाहर निकल आई। इसके जाने के बाद वो काफ़ी देर लाउंज में अकेली बैठी जीना के मुतल्लिक सोचती रही। क्या वाकई इसने अपनी बेटी को खो दिया था? शाम के 5 बज रहे थे। पिछले कई घंटों से वो लायला के सिखाए गए स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। इसके सामने लायला मौजूद थी, जो कि अपना दिफा कर रही थी। हवा में हाथ चलाते हुए इसने एक टांग हवा में उछाली, फिर दूसरी टांग उठाकर कलाबाजी खाते हुए लायला को लात मारकर पीछे गिराने की कोशिश की। लायला ने इसकी टांग पकड़कर इसे दूर गिरा दिया। वो नीचे फर्श पर धर्म से जा गिरी। ऐसे तो तुम कभी भी अपने शिकार को नहीं मार सकती, वो तुम्हें यूं ही पटक कर दूर गिराएगा। जीना दर्द से करा रही थी। फर्श पर कारपेट लगा हुआ था, वरना इसे काफ़ी बुरी चोट लगती। बस अब और नहीं, मुझ में और हिम्मत नहीं है, वो फूलती हुई सांसों के साथ बोली। लायला ने इसे देखकर आंखें मटकाई। अगले हफ्ते मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगी? हाथ बांधे वो इसके सामने खड़ी थी। जीना ने इसकी जानिब देखा, शायद वो इसे सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ा गई। ऐसे वो काफ़ी देर से सोच रही थी, मगर लायला ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। फिर वो खुद ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अगर हम दोनों स्ट्रेटजी बनाएं तो हम इस एक हफ्ते में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब? देखो, हम गलत खेल खेल रहे हैं। तुम मेरी जगह लड़ सकती हो, तो मुझे लड़ाई सीखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि तुम्हारे जाने से पहले पहले हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। देखो, तुम जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, मैं नहीं। मैं जितनी भी कोशिश करूं, हफ्ते भर में सब नहीं सीख सकती। वक्त की कमी को देखते हुए हमें कोई नई स्ट्रेटजी बनानी होगी। वो बहुत सोच सोच कर कह रही थी। इधर बैठ कर बात करूं। लायला कुर्सी पर बैठी और सामने से बैठने का कहा। जीना इसके सामने लगी कुर्सी पर जा बैठी। जायान का इस्तेमाल करते हुए मुझे डीमन तक पहुंचना है, मगर इस सब के लिए ज़रूरी है कि वो मेरी बात सुने। और ऐसा मुमकिन नहीं। हमें देखकर वो किसी जंगली कुत्ते की तरह वार करता है। वो कहे बिना ना रह सकी। यही तो मसला है, हमें कुछ ऐसा करना है कि वो हमारी बात सुने। वो गहरी सोच में डूबी। एकदम इसका चेहरा खिल उठा। तुमने कहा कि वो किसी जंगली कुत्ते की तरह हम पर वार करता है। हाँ तो? जंगली कुत्ते के आगे चारे के तौर पर इसकी मनपसंद हड्डी रखी जाए तो वो इसे खाने ज़रूर आता है। मेरे साथ सीधी बात किया करो प्लीज़। साफ साफ बताओ करना क्या है? मैं जयान के सामने जाऊंगी, चारे के तौर पर। और तुम? वो इसे सारा मंसूबा समझा रही थी। लायला को आहिस्ता आहिस्ता इसकी बात समझ में आ गई। लायला की जिस्मानी ताकत और जीना का दिमाग एक साथ काम कर रहा था। अब देखना ये था कि शिकारगर अपना शिकार पकड़ पाता है या खुद ही शिकार हो जाता है। वो सुबह से ही बेचैन था। कोई इसकी वजह से दुखी हो तो इसे खुद भी अच्छा नहीं लगता था। अजलान को इसकी बात बुरी लग गई थी। वो बेचारा तो हमेशा ही इसे खुश रखने की कोशिश करता था। वो इसका मुखलिस दोस्त था, लेकिन बदले में वो हमेशा इससे उखड़ा उखड़ा रहता था। और आज तो इसकी वजह से अजलान को काफ़ी दुख पहुंचा था। शाम के 5 बजते ही इसने लाइब्रेरी बंद कर दी। फिर इसने अजलान की जानिब जाकर इसे मनाने का फ़ैसला किया, मगर क्या ऐसे ही खाली हाथ जाकर मनाया जाता है? वो पहले शॉपिंग मॉल गया और इसके लिए गिफ्ट खरीदा। तकरीबन 6 बजे वो अजलान के फ्लैट के बाहर खड़ा था। इसने फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खोल दिया गया था। तुम यहाँ? अजलान चौंक कर इसे देखने लगा। पहली बार वो इसके फ्लैट पर आया था। फिर इसने यजीन को अंदर चलने का इशारा किया। फ्लैट 2 कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ का एक एक कोना चमक रहा था। अजलान साफ सुथराई के मामले में काफ़ी सख्त था। इसे बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं थी। वो इसे सीधा अपने कमरे में ले गया। कमरे का एक कोना खिलौने से भरा हुआ था।
यजीन इन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। फिर अजलान ने इसे बैठने का इशारा किया तो वो बेड पर आकर बैठा। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था। सुबह जो कुछ मैंने बोला मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। वो शर्मिंदा होते हुए अजलान की जानिब देख रहा था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और मुझे काफ़ी अफसोस है इस चीज़ का। आई एम रियली सॉरी। अब की बार वो इधर उधर देखते हुए संजीदगी के साथ कह रहा था। अपनी बात मुकम्मल करके इसने अजलान की जानिब दोबारा देखा। इसके देखते ही अजलान का एक ज़ोरदार कहका कमरे में गूंजा। वो पागलों की तरह हंसने लगा तो हंसता ही चला गया। यजीन को इस लड़के की समझ नहीं आती थी। कहीं वो वाकई पागल तो नहीं था। अरे इतनी सी बात पर कौन दिल दुखी करके बैठ जाता है। मेरा मूड तो अगले ही घंटे लायला का थप्पड़ खाकर ठीक भी हो गया था। मैं तो भूल भी गया कि सुबह कोई बात भी हुई थी। वो कैसे इतना पुरसुकून और खुश रहता था। यजीन को जिंदगी में पहली बार किसी पर रश्क आया था। तुम बाकी इतने अच्छे हो या बस बनते हो? मतलब कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? मैं कोई अच्छा नहीं हूँ। बस मैं छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाता। बातें दिल पर लगाने से हम इंसान खुद को खुद ही उदास कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए दरगुजर करना सीख लेना चाहिए। जिसने जो किया इसे जाने दो। बस अपने बारे में सोचो। ज़िंदगी को एंजॉय करो। खुश रहो। कल को क्या पता हम हो ना हो। इसीलिए जो लम्हा हमारे पास है हमें इसे खुलकर जीना चाहिए। यजीन इसकी बात से काफ़ी मुतासिर हुआ था। कभी कभी वो भी समझदारी की बातें कर लेता था। खैर इस शॉपिंग बैग में क्या है? वो काफ़ी देर से यजीन के हाथ में पकड़े बैग को देखता रहा। यजीन ने शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। सोचा था अगर तुम सॉरी से न माने तो इसे देखकर तुम मान ही जाओगे। अजलान ने झट से शॉपिंग बैग अपने हाथ में थामा। फिर इसे खोल कर देखने लगा। अंदर मौजूद मिनी डोरेमोन को देखकर वो बच्चों की तरह खिलखिला उठा। इसे ऐसे तोहफे बेहद पसंद थे। ये तुम मेरे लिए लाए हो? वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसे हंसते देखकर यजीन भी मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि अजलान को डोरेमोन बहुत पसंद है। वो तो अब तक डोरेमोन देखता था। आई लव यू। वो खुशी के मारे उछल रहा था। फिर इसने जल्दी से यजीन को पीछे से गले लगाया। हटो पीछे। इसे अजलान का यूं अपने साथ चिपकना सख्त नापसंद था। अरे क्यूटी तुम इतने प्यारे हो कुचू मुचू। वो यजीन के गाल पकड़कर इन्हें हिलाने लगा। यजीन ने इसे होचे अलग किया। फिर एक नागवार निगाह इस पर डाली। तुम ज़्यादा फ्री नहीं होगे? अच्छा भाई भूल गया था मेरी नाजुक कली। न्यू ईयर पार्टी पर जा रहे हो तुम? हाँ और तुम? पक्का नहीं है यार क्योंकि अगली सुबह को हमारी फ़्लाइट होगी पाकिस्तान की तो शायद मैं और लाइला ना आए। ओह हाँ तुम तो पाकिस्तान वापस जा रहे हो। वो बात करते करते अफसुर्दा हो गया था। ज़िंदगी में पहली बार जीना के अलावा इसका कोई दोस्त बना था। जाहिर है इसे इसका पाकिस्तान जाना बुरा लग रहा था। तुम मुझे मिस करोगे ना? नहीं मैं क्यों मिस करूँगा। मैं तो शुक्र मनाऊँगा कि मेरी जान छूट रही है। एक बार फिर मैं आराम से बिना किसी शोर शराबे के रह सकूँगा। इसकी आंखें इसके अल्फाज के साथ नहीं दे रही थी। अब इतना भी तंग नहीं करता मैं। वो मुंह बनाए बैठ गया। अच्छा अच्छा मुंह नहीं बनाओ। ये बताओ पाकिस्तान वापस जाकर क्या क्या करोगे? और फिर अजलान बोलना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। यजीन को ये सवाल करना अपनी सबसे बड़ी गलती लगी थी। स्याह बादल जोर जोर से गरज रहे थे। आसमान पर थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक रही थी। ठंडी हवाएं हर शय को अपने साथ उड़ा ले जाने की कोशिश में मसरूफ थी। तूफान आने के आसार थे। एडिनबरा रात के 10 बजे वीरान पड़ा था। वो अकेली ही कैफे से बाहर निकली। मंसूबे के मुताबिक इसे अकेले ही जाना था। वो ढीली ढीली चाल चलते हुए वीरान सड़क पर वॉक करने लगी। चलते चलते वो आबादी से काफ़ी दूर आ गई थी। अंधेरे में डूबी सड़क की एक जानिब जंगल मौजूद था। जीना की टांगें शदीद दर्द से चूर हो रही थी। इससे मजीद चला नहीं जा रहा था। वो अब तक इसके पीछे आया क्यों नहीं? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो एकदम इसके सामने नमूदार हुआ। स्याह चुगे का हुड सर पर डाल रखा था। स्याह मास्क में ढका चेहरा किसी अंधेरी खाई का हिस्सा लगता था। अपने आप में मगन चलती जीना के कदम रुक गए। चेहरे पर घबराहट फैल गई। सॉरी। मुझे लगता है कि हमें एक बार बैठकर बात करनी चाहिए। वो हिम्मत करते हुए ज़ोर से बोली। वो वाकई इतनी बेवकूफ़ थी या बस बन रही थी? वो समझ ना पाया। इसने जीना की जानिब कदम बढ़ाए। मुझसे दूर रहो। वो घबराते हुए पीछे हटने लगी। फिर अचानक लड़खड़ा कर नीचे ज़मीन पर जा गिरी। ज़यान के बढ़ते कदम इसके दिल की धड़कन बढ़ाने लगे। क्या वो इसे मार देगा? नहीं, अभी वो मरना नहीं चाहती थी। इसने अपने जुगे से एक चाकू बाहर निकाला और जीना को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। हवा में चाकू उछालते हुए इसके बढ़ते कदम रुक गए। इसने मुड़कर अपने पीछे देखा। इसके पीछे लाइला मौजूद थी, जिसने इसकी जानिब गन तान रखी थी। वो बिल्ली की तरह धीमी चाल चलती बेआवाज़ कदम बढ़ाती इसके पीछे पीछे आ रही थी और इसे खबर तक न हुई।
इसने वापस अपने आगे देखा तो जीना वहाँ से गायब थी। ये बस एक जाल था। वो बारी बारी दोनों जानिब देखने लगा। तो अब बैठकर बात करें, इसने गन लोड करते हुए कहा। जयान ने इसकी जानिब कदम बढ़ाने की कोशिश की। वहीं पर रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। लायला की आवाज़ पर वो अपनी जगह पर रुक गया। देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती और मैं जानती हूँ तुम भी मुझे मारना नहीं चाहते। हमें एक दफ़ा बात करनी चाहिए। जयान ने आईब्रो उचकाते हुए बेनियाजी से मुड़कर देखा। इसके सामने जीना मौजूद थी। इसने भी हाथ में गन तान रखी थी। वो दोनों जानिब से फंस चुका था। वो निचला होठ दांतों में दबाते हुए हल्का सा मुस्कुराया। इसने अपने कंधे ढीले छोड़ दिए। वो दोनों क्या समझ रही थी कि वो जयान को ट्रैप कर लेंगी। वो फिर मुस्कुराया। क्या जयान को ट्रैप करना इतना आसान था? हम एक डील कर सकते हैं। वो आराम से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। इसने एक नज़र लायला को देखा जो कि काफ़ी मजबूती के साथ गन थामे खड़ी थी। इसकी आंखों में कोई डर कोई खौफ नहीं था। फिर इसने जीना की जानिब देखा जिसके हाथ कप कपा रहे थे। आंखों में बेचैनी थी। इनके प्लान की कमज़ोर कड़ी जीना थी। वो पल भर में समझ चुका था। अजलान के साथ 2 घंटे गुजारने के बाद वो इसके फ्लैट से बाहर निकलता दिखाई दिया। इसके साथ वक्त गुजार कर वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। राहदारी के आखिर पर पहुंचकर इसने लिफ्ट का बटन दबाया। चंद लम्हों बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर था। इर्द गिर्द लोग आ जा रहे थे। वो नजरें चुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। एक उडेर उम्र आदमी फ़ोन कान से लगाए बेदहानी में चला आ रहा था। स्याह कोट पहने, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगा रखे थे। वो फ़ोन पर इस कदर मसरूफ़ था कि इसने सामने से आती यज़ीन को देखा ही नहीं। इन दोनों की टक्कर हुई और दोनों नीचे जा गिरे। इसके हाथ में पकड़ी फाइल दूर जा गिरी। यज़ीन अपने कपड़े झाड़ते हुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। फिर इस आदमी को सहारा देने के लिए इसने हाथ आगे बढ़ाया। माफ़ कीजिएगा, गलती मेरी है। मुझे देख कर चलना चाहिए था। वो इसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था, मगर वो उम्र में काफ़ी बड़ा था, इसीलिए इसने खुद ही माफ़ी मांग ली। आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। कोट पर लगे शनाख्ती बैज पर एवन फिनले लिखा हुआ था और इसका चेहरा देखकर यज़ीन को जैसे करंट लगा। इसने अपने हाथ पीछे किया और फ़ौरन पलट गया। अब इसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि वो कह उठा, रुको। यज़ीन के कदम जंजीर हो गए। क्या इन्होंने इसे पहचान लिया था? तुम यज़ीन हो ना, जॉर्डन के सुतीले बेटे? आगे उन्होंने क्या कहा, वो बिना कुछ सुने वहाँ से भागा। यज़ीन एक लम्हे को भी वहाँ ना रुका। रुको यज़ीन, मेरी बात सुनो। वो पीछे से बस चिल्लाते रह गए। माजी क्यों बार बार इसके सामने आ जाता था? वो सब चीज़ों से जितना भी दूर भाग ले, कहीं न कहीं आकर वो चीज़ें इससे टकरा जाती थी। वो भीगती आंखों के साथ अपने घर में दाखिल हुआ। खुशी पर इसका हक नहीं था। वो चाहे जो मर्जी कर ले, गम इसका मुकद्दर था। वो लाउंज के सोफे पर गैर आरामदा सा बैठा था। फिर कुछ मनाजिर इसकी आंखों के आगे गर्दिश करने लगे। हर सिमत आग लगी हुई थी। इसकी कमर आग में झुलस रही थी। ऐसे घबराहट होने लगी तो इसने अपना स्वेटर उतार दिया। फिर नीचे पहनी शर्ट के पहले 3 बटन खोले। आग ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। इसे यहाँ बैठे बैठे शदीद गर्मी लगने लगी, यूं कि इसका चेहरा पसीने से शराबूर हो गया। इसने जल्दी जल्दी शर्ट उतार कर दूर फेंकी। अब किसी के चीखने की आवाज़ें इसके कानों में गूंजने लगी। इसने झट से अपने कानों पर जोर से हाथ रखा। फिर अपना सर टांगों के बीच फंसाते हुए वो झुका। इसकी कमर पर जलने का निशान नुमाया हुआ। मज़ीद कई जख्मों के निशानात वाज़िया थे। वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ चिल्लाया, क्या तुम एक बार मेरी बात सुनोगे? इसने बहुत सा थूक निकला। फिर सवाल किया। जयान ने इस बात में सर हिलाते हुए जीना की जानिब कदम उठाए। वो अब इसके बेहद करीब खड़ा था। जीना ने नज़र उठाकर इसे देखा। अंधेरे में डूबा चेहरा। वो एक कदम आगे आई, गन नीचे की, और यही वो लम्हा था जहाँ इसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की थी। जयान ने झट से इसका हाथ थाम कर गन छीनना चाही। वो इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो दोनों कुछ समझ न पाई। जयान इन दोनों को बेवकूफ़ बना चुका था। इसने जीना के दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेना चाहे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो चिल्ला रही थी। जयान इसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। वो कभी इसे मुक्के मारती, कभी धक्का देती, लेकिन जयान पर कुछ असर नहीं कर रहा था। चंद मुसाफत पर खड़ी लायला ये सब देख रही थी। वो काफ़ी देर से जयान का निशाना लेने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दोनों इतना हिल रहे थे कि निशाना बार बार छूट रहा था। इसने जीना के मुंह पर अपना हाथ रखा। इसका दम घुटने लगा। फिर इसने अपने दूसरे हाथ से जीना के गिर्द जंजीर बनाई। आखिरकार वो इसे अपने काबू में कर चुका था। जीना के कंधे जयान के सीने से जा लगे। वो दोनों एक लम्हे को रुके और लायला को जयान का निशाना मिल गया। फिर वो जीना के कान के करीब झुका। एज आई हैड टोल्ड यू, आई विल फाइंड यू। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। इसने जीना के कान में सरगोशी की। वही अजीब व गरीब
वहशतनाक आवाज़। जीना को लगा कि इस लम्हे वो हार गई है। नहीं, वो अभी नहीं हार सकती। इसे कोई ना कोई रास्ता बनाना होगा। लायला ने ज़यान की कमर का निशाना लेते हुए ट्रिगर दबाया। जीना ने लायला की जानिब देखा। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लम्हे भर को सब कुछ रुक गया, ऐसे जैसे सब स्लो मोशन में चल रहा था। जीना ने ज़यान की टांगों के दरमियान जोरदार लात मारी। वो दर्द से कराहते हुए पीछे हटा। जीना आगे को जा गिरी। हवा में उड़ती गोली बर्क रफ्तारी के साथ सबकी नज़रों से ओझल हो गई। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। लायला ने गन पर साइलेंसर लगाया था। फिर पुलिस कैसे यहाँ आ गई? शायद वो इस सड़क के दौरे पर निकले थे। बहुत जल्द इनकी गाड़ी यहाँ से गुजरने वाली थी। ज़यान जल्दी से सड़क के दाएं जानिब दरख्तों में गायब हुआ। लायला फ़ौरन जीना की तरफ भागी। जीना संभलते हुए उठ खड़ी हुई। फिर दोनों बिना इधर उधर देखे सड़क के किनारे भागने लगी। वो दोनों सड़क के किनारे गुप अंधेरे में डूबी पतली सी गली में घुसते ही ऐसे गायब हुई कि पुलिस को भनक भी ना पड़ी कि यहाँ कोई मौजूद भी था। तंग गली आगे जाकर आबादी में खुलती थी। वो इस इलाके में घूमती फिरती लायला के फ्लैट तक पहुंच चुकी थी। जीना इतना पहली बार भागी थी, लिहाजा वो 4 ग्लास पानी के पी चुकी थी, मगर अभी भी इसे सांस चढ़ा हुआ था। दूसरी जानिब लायला पुरसुकून सा बैठी थी। तुम्हें मैंने कहा था कि गन मत चलाना। सांस बहाल करते हुए वो ज़रा सख्ती से बोली। तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूँ मैं। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी। शुरू से ही अपनी मर्जी की मालिक थी। किसी की बातें सुनना इसने कभी सीखा ही नहीं था। तुम इतनी जज्बाती क्यों हो? अगर इसे गोली लग जाती तो जानती हो क्या होता? कमर पर गोली लगने से वो मर नहीं जाता। हाँ, मगर ज़ख्मी हो जाता। और सबसे पहले ये बात डीमन को पता चलती। फिर ज़यान की जगह न जाने कितने लोग हमारे पीछे लग जाते। हम ज़यान के होते हुए बाकी लोगों से महफूज हैं। हाँ, मगर इससे महफूज नहीं हैं। वो हकीकत बता रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इनसे बात करोगी और वो तुम्हारी बात समझ जाएगा? अपनी इस ख्याली दुनिया से निकल आओ। जितना तुम चालाक बनती हो इतनी हो नहीं। वो हर बात साफ मुंह पर कहने की आदी थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे इसे समझने में, मगर इससे मेरी बात सुननी होगी। मैंने प्यार से बात करके देख लिया, अब मैं अपना तरीका आजमाऊंगी। वो गुस्से में दबा दबा चलाई। बनाओ फिर कोई और ख्याली बुलाओ, क्योंकि वो चमगादड़ तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वो तंज भरी निगाह इस पर डालते हुए उठी और वॉशरूम की जानिब चल दी। जीना तलमलाते हुए इसे देखने लगी। सुबह का सूरज ईडन प्राग की सड़कों पर मीठी मीठी किरणें बिखेरे हुए था। सूरज के गिर्द घूमते बादल बार बार इसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में मुश्किल हायल कर रहे थे। वो काउंटर के बाहर खड़ी यजीन का इंतजार कर रही थी। स्याह ढीले ट्राउजर के ऊपर सुरमई स्वेटर पहन रखा था। बाल हमेशा की तरह खुले छोड़े हुए थे। लूना सामने मेज पर लेटी सो रही थी। हेलो हेलो का जवाब देते हुए वो पीछे पलटी। इसके सामने अजलान खड़ा था। कैसा जा रहा है सब? हाँ, सब ठीक जा रहा है। तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। फिर वो दोनों आपस में बातें करने में मगन हो गए। यजीन नीचे गोदाम से वापस आ चुका था। वो काउंटर की पिछली जाने मौजूद रैक के पीछे बैठा कार्टन से किताबें निकालने में मसरूफ था। जीना और अजलान की आवाज़ पर वो रुका। इसने इन दोनों के पास जाने का इरादा किया, मगर फिर अपना नाम सुनकर वो वहीं बैठ गया। यजीन के साथ सब सही जा रहा है? हाँ, वो तो मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है। हम काफ़ी घुल मिल गए हैं और अब तो वो मुझसे सब शेयर कर लेता है। वो अजलान की बात पर मुस्कुराया। वाकई में वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अजलान, तुमने मेरे कहने पर यजीन से दोस्ती की, इसके लिए वक्त निकाला, इसे हंसने बोलने पर मजबूर किया। पहले की निस्बत वाकई इसमें बेहतरी आई है और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। अब तुम पाकिस्तान जा रहे हो तो मुझे यही डर है कि यजीन दोबारा से पहले जैसा ना हो जाए। अरे, तुमने मेरी इतनी मदद की थी, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता था, और तुमने तो इतनी छोटी सी फेवर मांगी थी। बस कुछ अर्सा के लिए यजीन के साथ दोस्तों की तरह बर्ताव करना था। ये तो बहुत आसान था। मैं तो वैसे ही सबसे फ्रैंक होकर बात करता हूँ। आधे लोगों को तो यही लगता है कि मैं इनका दोस्त हूँ, जबकि असल में मैं इन्हें दोस्त नहीं मानता। वो अजलान की बात सुनकर पीछे हटा। निगाहें गहरे शौक के मारे खुली की खुली रह गई। तो वो सब झूठ था? तो अजलान बस जीने के लिए वो सब कर रहा था? आंखों में तकलीफ उतरी। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। आगे क्या गुफ्तगू हुई वो सुन ही ना पाया। यजीन को अपना दिल जोर से डूबता महसूस हुआ। इसे लगा कि वो गहरे समुंदर के बोझ तले दब चुका है। अब वो कई अरसे तक साहिल तक नहीं पहुंच सकेगा। पहुंच भी गया तो इसे समुंदर से बाहर निकालने वाला कोई मौजूद नहीं। हर बार वो खोखले और झूठे रिश्तों के बीच क्यों फंस जाता था? शायद वो मोहब्बत, दोस्ती, अपनायत और हमदर्दी के काबिल ही नहीं था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ गोदाम के अंदर वापस चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो एक बार फिर अकेला रह गया था, मगर ये कोई नई बात नहीं थी। वो इस सब का आदी था। फिर न जाने क्यों आज तकलीफ ज़्यादा हुई थी। मगर सच कहूँ तो यजीन से दोस्ती मैंने दिल से की थी।
अब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और फ़िक्र नहीं करो, मैं जल्द वापस आऊँगा और यज़ीन के साथ राब्ते में भी रहूँगा। दिल से दोस्ती की है तो अब निभानी तो पड़ेगी ना। चलो ये तो अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करूँगी कि अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल करके यज़ीन पर तवज्जो दूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई। एक बात कहूँ? जीना ने इस बात में सर हिलाया। यज़ीन को कभी मत छोड़ना। कभी नहीं। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। वो मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है। इसकी बात सुनकर अज़लान मुस्कुराया। तो क्या वो भी इसे पसंद करती थी? जीना का फ़ोन बजने लगा। कॉल उठाते हुए वो वहाँ से जा चुकी थी। कितने अजीब हैं दोनों, पसंद भी करते हैं एक दूसरे को और कहते भी नहीं। वो नफ़ी पे सर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। ये बात जब वो यज़ीन को बताएगा तो वह कितना खुश होगा। हाँ जी लूना मैम, आपकी नींद पूरी हो गई? वो लूना को जमाई लेते हुए देख रहा था। लूना ने इर्द गिर्द देखा। यज़ीन यहाँ नहीं था। वो मियाऊं मियाऊं करके शोर मचाने लगी। वो यज़ीन के बगैर एक लम्हा नहीं रहती थी। इर्द गिर्द बैठे लोग डिस्टर्ब न हों, इसलिए अज़लान इसे गोद में उठाकर चुप करवाने की कोशिश करने लगा। लाउंज में भारी भारी कदमों की चाप गूंजी। इसने सीढ़ियों के पास पहुंचकर एक नज़र घुमाकर ऊपर देखा। यज़ीन के कमरे का दरवाज़ा बंद था। फिर वो सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में दाखिल हुआ। तहखाना मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो वस्त में रखे मेज़ पर हाथ जमाए सामने दीवार की जानिब देख रहा था। दीवार पर लगी इसकी तस्वीरें देखकर ज़यान भड़क उठा। आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी। माथे की रग फूली हुई थी। चेहरे पर जुनून तारी था। जीना यज़ीन के मज़ीद करीब होती जा रही थी। वो पहले भी इसके बेहद करीब थी, लेकिन पहले इसे इस बात की परवाह नहीं थी। मगर अब जबकि यज़ीन इसका जिक्र जीना के सामने कर चुका था, तो जीना इसे खतरे की अलामत लगने लगी थी। अगर जीना के कहने पर यज़ीन ने इसके बारे में मज़ीद तलाश शुरू कर दी और जीना को सब बता दिया, यही बात थी जो इसे परेशान कुल लगी। इसे जीना और यज़ीन का साथ खटक रहा था। वो लड़की इसके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। आखिर कब तक बचोगे तुम? वो चिल्लाया। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। खुद को चारे की तरह मेरे सामने पेश करके पीछे से हमला करना चाहा। इसने हाथ में चाकू उठाया, फिर सामने लगी तस्वीर का निशाना लेने लगा। इतने दिनों से वो कोई कत्ल नहीं कर पा रहा था। जीना ने इसे इस कदर उलझा दिया था और यही बात इसे मजीद गुस्सा दिलाने लगी। अब की बार तुम नहीं बच सकती। मुस्कुराहट गहरी हुई। इसने चाकू फेंका तो सामने तस्वीर पर जा लगा। मेज़ पर रखा इसका फ़ोन बजने लगा। कॉल उठाते हुए इसने फ़ोन कान से लगाया। क्या खबर है विलियम? जैसा हमने सोचा था वैसे ही हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब तुम्हारी तरफ हो रहे हैं। दूसरी जानिब से जवाब आया। वो खुलकर मुस्कुराया। आंखें चमक उठी। अब सबका यही सोचना है कि डीमन बूढ़ा हो रहा है। इन्हें किसी नई बॉस की ज़रूरत है। बहुत खूब। बस इनके दिमाग में ये बात डालते रहो। इन्हें इतना मजबूर कर दो कि वो डीमन को खुद हटाने की बात करें। वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी चाल चल रहा था। 3 दिन यूं ही वक्त के साथ गुजर गए। दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला था और कल रात से नए साल का आगाज़ होने वाला था। यज़ीन ने पिछले 3 दिन से लाइब्रेरी नहीं खोली थी। वो अपने आप को घर में बंद कर चुका था। काफ़ी अरसे से सोशल होने के बाद अब इसे कुछ वक्त अकेले बिताना था। अज़लान 3 दिन से इसे कॉल और मैसेज कर रहा था, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर अज़लान भी पाकिस्तान वापस जाने की शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया। दूसरी जानिब जीना बुरी तरह फंस चुकी थी। लायला परसों सुबह वापस जा रही थी। इसके बाद वो क्या करेगी? सब प्लान के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा था? अगर लायला के जाने से पहले पहले वो कुछ ना कर पाई तो ज़यान बड़ी आसानी से पकड़कर इसे डीमन के सामने पेश कर देगा। हर चीज़ इसके खिलाफ जा रही थी, मगर वो कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगी। तुम ठीक हो? काफ़ी चुप चुप लग रहे हो। वो इस वक्त यज़ीन के घर पर मौजूद थी। दोनों बैक यार्ड में कुर्सियां बिछाए एक साथ बैठे कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ थे। हाँ ठीक हूँ मैं। वो सर हिलाते हुए साफ झूठ बोल रहा था। गले में सुर्ख मफलर ओढ़ रखा था। मैं नहीं मानती, तुम ज़रूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। तुम्हें पता तो है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। बस वैसे ही काफ़ी दिन इतना ज़्यादा सोशल होने की वजह से एनर्जी ड्रेन हो गई है। कुछ दिन खुद को आइसोलेट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वो फीकी सी मुस्कुराहट सजाए कह रहा था। जीना ने इसकी बूढ़ी आंखों को गौर से देखा। वो अब भी झूठ बोल रहा था। कल तुम आ रहे हो ना न्यू ईयर पार्टी में? इसने बड़ी आस के साथ पूछा। कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना होगा। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आओगे ना? इसने एक बार फिर बड़े प्यार से पूछा। यज़ीन ने इसकी आंखों में देखा और फिर वो इनकार नहीं कर पाया। इसने इस बात में सर हिला दिया और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहा था। सुरमई सूट पहने पुरवकार चाल चलते हुए वो बिल्डिंग से बाहर आया। ड्राइवर ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी में बैठने लगा था कि इसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर देखते ही इसने गाड़ी से 2 कदम दूर बढ़ाए, फिर इर्द गिर्द देखते हुए बड़ी एहतियात के साथ फ़ोन उठाया।
मैंने कितनी बार बोला है कि दिन के वक्त मुझे कॉल ना किया करो। वो गुस्से से दबा दबा चिल्लाया। बॉस, बात बहुत अहम थी। ब्लेयर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए आहिस्ता से बोला। इस वक्त वो मेन हॉल में मौजूद था। दिन के वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं होता था, इसीलिए इसने अभी कॉल की थी। कौन बोल रहा है? वो आवाज़ पहचान नहीं पाया। मैं ब्लेयर बात कर रहा हूँ, आपको एक अहम बात बतानी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो थोड़ा जल्दी में था। यहाँ आपके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, आपको हटाने की बातें चल रही हैं। एकदम डीमन के चेहरे पर सख्ती छा गई। क्या बकवास है ये? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, विलियम सब लोगों के दिमाग में ये बातें डाल रहा है, और आप जानते हैं कि वो किसके कहने पर ऐसा कर रहा है। किसके कहने पर? वो इसकी बात समझ ना पाया। जायान, इसके सिवा ऐसा कौन कर सकता है? वो आपको हटाकर खुद आपकी जगह पर आना चाहता है। वो लड़का जिसे इसने विलमोट में सबसे ज़्यादा आज़ादी दी, वही इसे धोखा दे रहा था। इससे शदीद गुस्सा आ रहा था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मेरी जगह से हटा सके। मैं वापस आकर एक एक को देख लूँगा। जल्दी जल्दी कहते हुए इसने फ़ोन काट दिया। ब्लेयर अपनी चाल चल चुका था। अब जयान को मरने से कोई नहीं बचा सकता था। तुम मुझे धोखा दोगे जयान? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। जीना के विलमोर्ट में पहुंचते ही तुम्हारा खेल खत्म। वो ऐसे कैसे सब कुछ अपने हाथ से निकलते देख सकता था? वो जयान को इतनी दर्दनाक मौत देगा कि आइंदा कोई भी ऐसा मंसूबा बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। रात के अंधेरे में चांद आसमान पर चमक रहा था। सितारे झिलमिला रहे थे। हर सू खुशी का समा था। नए साल आने की खुशी में हर कोई अपने मुताबिक इस रात को मनाने में मसरूफ था। वो सियाह ड्रेस पैंट के ऊपर सियाह ड्रेस शर्ट पहने हुआ था। शर्ट के ऊपर पहने सियाह कोट के सारे बटन खुले हुए थे। बाल हमेशा की तरह माथे पर बिखरे थे। वो आंखों पर लगाई ऐनक को दुरुस्त करते हुए खुद को शीशे में देखने लगा। इसने ज़िंदगी में पहली बार पेंट कोट पहना था, मगर वो इस सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। शर्ट के पहले 2 बटन खुले होने के बायस इसका कुशादा सीना नुमाया हो रहा था। स्याह सूट जैसे इसके वजूद से हम आहंग हो गया था। इसके घर की घंटी बजी। वो जल्दी जल्दी घड़ी पहनते हुए चलते चलते जूते पहनने लगा। शायद जीना पहुंच चुकी थी। इसने कहा था कि वो दोनों साथ जाएंगे। घर का दरवाज़ा खुलते ही इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। सामने अजलान सियाह ड्रेस पैंट और सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने दरवाजे के पास खड़ा था। इसने कोट कंधे की एक जानिब गिरा रखा था। यजीन ने इसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर वापस मुड़कर लाउंज की जानिब कदम बढ़ाए। दरवाज़ा बंद होने से पहले ही अजलान दरवाजे को थाम चुका था। वो जल्दी जल्दी यजीन के पीछे लपका। ये तुम किधर गायब हो 3 दिन से? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। मतलब मैं राब्ता ना करूँ तो तुम भी मुझे भूल जाओगे? यजीन जवाब में कुछ भी ना बोला। वो खामोशी के साथ खड़ा था। अजलान ने एक नज़र इसे देखा। वो थोड़ा हफा हफा लग रहा था। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी जीना के साथ लॉन्ग ड्राइविंग की प्लानिंग ख़राब हो गई है। मगर कल जीना लीज़ा के साथ पार्लर से सीधा कासिल चली गई थी। फिर इसने मुझे कॉल की कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इधर लेकर आऊँ। हाथ बांधे वो वहीं खड़े खड़े कह रहा था। यजीन अपना मुंह मोड़ते हुए सोफे से टेक लगाए खड़ा था। अब अजलान इसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। चलो अब जल्दी, मुझे लायला को भी पिक करना है। चले जाओ यहाँ से, बेरूही के साथ इसने आहिस्ता से कहा। क्या कहा तुमने? वो सही से समझ नहीं पाया और यजीन के चेहरे पर तकलीफ उतरी। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भीगती आंखों में जलन होने लगी। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ है यजीन? तुम मुझसे मुझसे नाराज़ हो? इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। यजीन बताओ कि क्या हुआ है? कोई बात हुई है तो मुझे बताओ यार। हम दोनों तो दोस्त हैं। हमने इतना बेहतरीन वक्त एक साथ गुजारा है। तुम ऐसे कैसे? वो हैरत के मारे यजीन की पुश्त देखने लगा। यजीन के इस एक जुमले ने अजलान को बेहद तकलीफ पहुंचाई थी। वो ज़रूर कोई मजाक कर रहा होगा। ऐसे कैसे बिना किसी बात के वो इसे जाने का कह सकता है? हम दोस्त नहीं हैं। इसने दिल पर पत्थर रखते हुए ये अल्फाज अदा किए। हाथ लाशौरी तौर पर कँपाने लगे। वो सिर्फ खुद को तकलीफ दे रहा था। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने अभी क्या कहा है? इसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर साकित खड़ा रह गया। चले जाओ अजलान, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मेरी कोई बात बुरी लगी है? यजीन, मुझसे बात करो प्लीज़। मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, वो मिन्नत करते हुए कह रहा था। शायद इसकी कोई बात यजीन को बुरी लग गई थी। वो माफ़ी मांगकर सब हल कर लेगा। वो रिश्तों को आना पर तरजीह देता था। एक माफ़ी मांगने से अगर सब सही हो सकता है तो वो माफ़ी भी मांग लेगा। सच ये है कि हम दोनों कभी दोस्त थे ही नहीं। हमने जो भी वक्त एक साथ गुजारा वो एक झूठ था। ना तुम कभी मेरे दोस्त थे और ना कभी मेरे दोस्त बन सकते हो। सर्द मेहरी के साथ तमाम लफ्ज़ अदा किए गए। वो मुंह मोड़े बिना आवाज़ के रो रहा था। अजलान को इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। पल भर में इसने कैसे बोल दिया कि ये सब झूठ था। हाँ, वो बस इसका दोस्त था
मगर दोस्ती तो हर रिश्ते से बढ़कर होती है ना। दोस्ती तो सबसे खालिस और सच्चा रिश्ता होता है ना। इसने इसने तो अपनी जानिब से पूरे दिल के साथ दोस्ती निभाई थी। बदले में इसे क्या मिला? मत करो यज़ीन, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। लहजे में तकलीफ वाज़िह थी। तुम यहाँ से जा सकते हो। मज़ीद इससे कुछ बोला ना गया। इसे लगा कि वो एक पल भी यूं खड़ा रहा तो ज़मीन फट जाएगी और वो इसमें धंस जाएगा। अज़लान ने एक कदम इसकी जानिब बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाकर इसके कंधे को थामना चाहा, फिर वो रुक गया। यज़ीन को किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं था। वो यही सोचते हुए वापस मुड़ गया। 3 कदम आगे बढ़ाकर वो एक बार फिर रुका, मगर मुड़कर यज़ीन की तरफ देखा। वो अब भी मुंह मोड़े अपनी जगह पर खड़ा था। मैं कल पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। वादा करता हूँ कि अगर कभी एडिनबरा वापस आया तो तुमसे नहीं मिलूंगा। वो भीगी पलकों के साथ रूहानी आवाज़ में बोला। यज़ीन ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो इसी सब का हकदार था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। फिर इसने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो हिम्मत हारते हुए फर्श पर गिरा। तो आखिर में यही मेरी सज़ा है, तन्हाई। मुझ जैसा इंसान यही डिज़र्व करता है। वो दबी दबी आवाज़ के साथ रोने लगा। दूसरी जानिब अज़लान गाड़ी में बैठा स्टीयरिंग को नम आंखों के साथ घूर रहा था। मुखलिसी के साथ हर रिश्ता निभाने के बावजूद भी वो हमेशा खाली हाथ रह जाता था। इसका दिल साफ था, इसीलिए हर कोई बड़ी सफाई के साथ इसका दिल तोड़ता था। अब वो यज़ीन से कभी नहीं मिलेगा। रात गहरी हो गई थी। चोटी पर मौजूद ईडन रॉक और सिल पर रौनक दिखाई देता था। किले के बड़े लकड़ी के दरवाजे के गिर्द मशलें जल रही थी। दरवाज़ा खुलते ही सुर्ख कालीन लंबी राखदारी में फैला हुआ था। राखदारी के आखिर में मिस्टर जैक, लीज़ा के डैड, खड़े तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। राखदारी के दोनों जानिब कैंडल स्टैंड पर स्याह मोमबत्तियां जल रही थीं। मरकजी हाल में बेतहाशा लोग मौजूद थे। बुलंद छतों से स्याह पर्दे लटक रहे थे। इनके बीच लटके फानूस मदम मदम रोशनी पूरे हॉल में बिखेर रहे थे। हॉल के वस्त में एक लंबी मेज सजी हुई थी, जिस पर सुर्ख चादर डाली हुई थी। चांदी के बर्तनों के बीच सुर्ख वाइन की बोतलें रखी हुई थी। मेहमान एक से एक अजीब और हसीन लिबास में मलबूस थे। कोई लंबे लंबे गाउन और प्रोम पहने हुए था, तो कोई स्याह मखमली कोट, चेहरे पर आधे आधे मास्क लगाए हुए थे, जो कि इनकी आंखों को ढके हुए थे। फिजा में अजब सी खुशबू फैली हुई थी। वो दोनों एक साथ गाड़ी से उतरी थी। स्याह प्रोम पहने लीज़ा के कदम अपने डैड को देखकर मजीद तेजी के साथ बढ़ने लगे। इसने बालों को हल्के जूड़े में बांधा हुआ था, गहरा मेकअप किए, मुंह पर स्याह मोतियों से भरा हुआ मास्क लगा रखा था। वो वाकई हसीन लग रही थी। इसे देखकर स्टीफन के दिल की धड़कन रुक गई। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए ज़रा सा झुका, फिर अपना हाथ लीज़ा के सामने पेश किया। लीज़ा ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। फिर वो दोनों एक साथ जा खड़े हुए। सॉरी डैड, हम लेट हो गए। कोई बात नहीं, तैयारी में वक्त तो लग ही जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए लीज़ा को तसल्ली दी। आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। स्टीफन ने इसके कान में सरगोशी की। लीज़ा के रुखसार गुलाबी पड़ गए। मैं तो रोज़ ही लगती हूँ। वो गर्दन अकड़ाए खड़ी थी। नहीं, आज तुम ज़्यादा हसीन लग रही हो। इसकी नज़र लीज़ा से हट ही नहीं रही थी। हेलो जैक अंकल। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इनके करीब पहुँच चुकी थी। हाय जीना, खुशदिली के साथ जवाब दिया गया। गहरे सुर्ख और स्याही माइल सुर्ख रंग का शाहाना और नफीस गौतिक दर्ज गाउन, ऊपर जिस्म से चिपका गहरे सुर्ख रंग का कोट कवर सेट बारीक और दिलकश स्याह कारीगरी से सजा हुआ था। वी बड़ा गला जो कंधों तक फैला हुआ था, जिसके गिर्द स्याह जालीदार लेस लगी हुई थी। बारीक जालीदार तंग आस्तीनें जिनके गिर्द कंधों से लटकती और लहराती हुई गहरे सुर्ख रंग की फ्रिल्स बाजुओं पर फैली हुई थी। लंबा बहता हुआ गाउन गहरे सुर्ख रंग की कई तहों पर मुश्तमिल था। वो तहें छोटी बड़ी थी, जो बड़ी ही नफासत के साथ एक दूसरे पर गिरी हुई थी और नीचे की तरफ जाते हुए स्याही में गुम हो जाती थी। लिबास के गिर्द कई फ्रिल्स उभरती हुई दिखाई देती थी। सुर्ख कालीन पर इसका लिबास फैला हुआ था। गले में स्याह चोक और हार पहना हुआ था। पैरों में स्याह हील्स पहनी थी, जिनके तलवे सुर्ख थे और हील के पीछे सुनहरी रंग की तलवार बनी थी। स्याह रेशमी बालों को आज हल्की हल्की लहरों में घुमाया हुआ था, जो कि कमर पर बिखरी हुई थी। सिर के ऊपर से 2 लिट्टों के ट्विस्ट बनाकर इन्हें पीछे आपस में बांधा हुआ था। गहरा और डार्क मेकअप, आंखों की पलकें बेहद वसी और ड्रामाई अंदाज में उठी हुई थी। आंखों के गिर्द स्याह मास्क लगाया हुआ था, जो कि नाक के ऊपर तक आता था। होंठों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो शहाना और पुरएतमाद चाल चलती हुई आज अपने अंदाज से बेहद मुख्तलिफ लग रही थी, मगर हसीन, बेहद हसीन लग रही थी। कैसे हैं अंकल आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? लीज़ा ने बताया था कि तुमने वकालत छोड़ दी। छोड़ी नहीं है, बस थोड़े अरसे के लिए ब्रेक लिया है।
इन दोनों की काफ़ी देर तक बातें चलती रही। लीज़ा स्टीफ़न के साथ ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे। मिस्टर जैक भी अंदर जा चुके थे, मगर वो वहीं खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो अब तक आया क्यों नहीं? ना ही वो इसकी किसी कॉल का जवाब दे रहा था और ना ही अज़लान कॉल उठा रहा था। अभी वो ये सोच रही थी कि सामने से लायला आती दिखाई दी। वो अपना गाउन संभालते हुए लायला की जानिब लपकी। होटल का कमरा सामान के साथ बिखरा हुआ था। आयोना पैकिंग करने में मसरूफ़ थी। डिज़ियन किसी डिनर पर गया हुआ था। इसके ना होते हुए वो सुख का सांस ले पा रही थी। 2 दिन बाद इनकी एडिनबरा वापसी थी। क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि इस सब को छोड़कर भाग सकूं? डिज़ियन मुझे ढूंढ निकालेगा। वो कई दिन से एक ही बात सोच रही थी। ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से तो बेहतर है वो मुझे मार ही डाले। मैं मज़ीद इसके साथ नहीं रह सकती। मैं एडिनबरा जाते ही कहीं भाग जाऊंगी। डिज़ियन से इतना दूर चली जाऊंगी कि वो कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मगर मैं जाऊंगी कहाँ? ये बात की बात है। पहले मुझे इस शैतान की गिरफ्त से छुटकारा हासिल करना है। वो सूटकेस बंद करते हुए दिल ही दिल में बड़बड़ाई। क्या इतने अरसे बाद इसे रहाई मिल पाएगी? ये तुमने फिर हील्स पहन ली? वो इसकी हील्स को घूर रही थी। तुम्हें इनसे मसला क्या है? यहाँ जॉगर्स पहनकर तो आने से रही मैं। वो एकदम तिलमिला उठी। नायला ने आगे से कोई जवाब न दिया। इसकी तरफ से वो भाड़ में जाए। और तुम अज़लान के साथ नहीं आई? इसने लायला को अकेले देखकर सवाल किया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी थी। स्या गोतक गाउन जो पैरों तक आता था, कलाई तक आते जालीदार लेस से बने बाजू, चौड़ा गला, स्या बाल सीधे कमर पर गिरे हुए थे। मुनासिब मिकदार में किया गया मेकअप इसकी शख्सियत को बेहद पुरकशिश बना रहा था। वो हर बार की तरह सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। पता नहीं नालायक कब गायब है, कहाँ गायब है? इतनी कॉल्स की मैंने, एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर मैं खुद ही आ गई। वो शदीद गुस्से में लग रही थी। अज़लान की कल खैर नहीं थी। यज़ीन भी कहीं गायब है। ये दोनों एक साथ क्यों गायब हो गए हैं? वो मशकूक अंदाज में सोचते हुए सवाल कर रही थी। मुझे क्या मालूम, कर रहे होंगे कहीं आवारागर्दी। वैसे भी बड़े चक्कर लग रहे हैं इनके एक दूसरे के घर पर। तो तुम अज़लान के लड़कों से मिलने पर भी जेलस होती हो? वो शरारती अंदाज में इसे तंग करने लगी। मैं क्यों जेलस होंगी भला? भाड़ भाड़ में जाए। कब इकरार करोगी इस बात का कि तुम अज़लान से मोहब्बत करती हो? ये तुम्हें किसने बोला मुझे इस घोंचू से मोहब्बत है? अपने अंदाजे अपने पास रखो। इसकी आंखों ने इसके अल्फाज का साथ न दिया। मोहब्बत न करती होती तो इसे ढूंढती हुई 4 साल बाद एडिनबरा न आती। लायला ने हैरत के मारे इसकी जानिब देखा तो अज़लान इसे सब बता चुका था। वो खामोश हो गई। तुम तो पाकिस्तान भी रह सकती थी, फिर एडिनबरा क्यों आई? मेरा इंटरव्यू लेने की बजाय अंदर चलो। इन दोनों ने तो लगता है आज आना ही नहीं है। ये तुम हर वक्त इतनी सड़ी हुई क्यों रहती हो? मैं खुद को सर्द और खड़ूस समझती थी, मगर तुम कुछ ज़्यादा ही हो। अंदर चलो तुम। वो इसकी बात काटते हुए आगे बढ़ गई। जीना मुंह बनाते हुए इसके पीछे चल दी। अंदर तमाम रोशनियां बुझा दी गई थी। फिजा में गूंजती मौसीकी की आवाज़, हॉल के वस्त में रक्स करते जोड़े, मोमबत्तियों की रोशनी के नीचे सब एक ख्वाब की मानद लग रहा था। लीज़ा और स्टीफन भी इन्हें जोड़ों में खड़े रक्स कर रहे थे। वो कोने में स्तून से टेक लगाए अकेली खड़ी थी। ये लो। इसने दोनों हाथों में सुर्ख मशरूब के गिलास पकड़ रखे थे। एक गिलास लाइला के जाने बढ़ाया। मैं ड्रिंक नहीं करती। मैं भी नहीं करती, लेकिन यह मशरूब अल्कोहल फ्री है, इसीलिए मैं दोनों के लिए ले आई। लाइला ने इसके हाथ से गिलास थाम लिया। वो भी लाइला के साथ स्टोन से टेक लगाए खड़ी हो गई। लीज़ा स्टीफन के साथ मशरूब थी। वो अपने लिए इसकी कीमती लम्हे बर्बाद नहीं कर सकती थी। यजीन यहाँ आया नहीं था तो वो लाइला के सिवा पार्टी में काफ़ी लोगों को जानती थी, मगर वो इनमें से किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहती थी। आगे का क्या सोचा? अभी तक तो कुछ नहीं। झूठ। जीना और वो भी कोई प्लान न बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो हैरान हुई। इस दिन कोई कह रहा था कि मेरे प्लान बहुत फजूल होते हैं और मैं हयाली पुलाव बनाती हूँ। इसने लायला की बात दोहराई। फिर मशरूब का एक घूंट गले से नीचे उतारा। मगर बाज़ दफ़ा अच्छे भी होते हैं। ओ लायला, सुल्तान ने तारीफ़ कर दी मेरी। वो दोनों एक साथ मुस्कुराईं। शायद ये पहली ऐसी गुफ्तगू थी जिसमें वो दोनों एक साथ मुस्कुरा कर बात कर रही थी। बातें करते करते कब हाथ में पकड़े गिलास खाली हो गए इन्हें पता ही ना चला। मैं दोनों के लिए और मशरूब लाती हूँ। इसने लायला के हाथ से गिलास पकड़ा। नहीं बस, मैं और नहीं पीऊँगी। चलो मैं अपने लिए लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। मैं अब चलती हूँ। जीना, कल सुबह फ्लाइट है मेरी। जीना ने इस बात में सर हिलाया। फिर लायला इससे गले मिली और इसे अलविदा करते हुए कासेल से बाहर निकली। जीना ड्रिंक बार की जाने बढ़ी। मौसीकी की आवाज़ तेज़ हो गई। वो ग्लास में मशरूब भर कर वापस पलटी। अचानक ही इसके कदम जम गए। रक्स करते लोगों के उस पार वो खड़ा था। वो स्याह चुगा पहने, सर तक पैर तक खुद को अंधेरे में ढके जीना की जानिब देख रहा था। वो इसे सही से देख न पाई।
दिमाग माफ हो चुका था। वो अपनी जगह से दूर जाने लगी, लेकिन वो जितना इससे दूर जा रही थी वो इतना ही इसके करीब आता जा रहा था। वो जल्दी-जल्दी राहदारी में भागने लगी। ज़यान भी तेज़-तेज़ कदम बढ़ाता इसके पीछे चलने लगा। वो अपना गाउन सँभालते हुए तेज़ी के साथ भागी। अचानक वो गायब हो गया। जीना को अपनी नज़रों पर यकीन न हुआ। वो मज़ीद आगे बढ़ी। आगे जाकर राहदारी खुलती गई। वो अंधेरे में डूबे किले के पीछे हिस्से में मौजूद थी। आई फाउंड यू, लिटिल फॉक्स। वो कानों में गूंजती आवाज़ पर चौंकी। चेहरे का रंग उड़ गया। इसकी मौत इसके सामने खड़ी थी। वो किले से बाहर निकली ही थी कि इसे जीना का ख़याल आया। वो इसे कैफ़े के नीचे मौजूद तहखाने की चाबी देना भूल गई थी। लायला के जाने के बाद जीना इधर इधर अपनी ट्रेनिंग जारी रखे थी। इनके दरमियान यही तय हुआ था। वो वापस अंदर आई। अंदर मेन हॉल में जीना मौजूद नहीं थी। वो इसे कॉल कर रही थी, मगर वो उठा नहीं रही थी। वो इसे पूरे किले में तलाश करने लगी। अगर वो बाहर निकली होती तो लायला इसे देख लेती। वो अंदर ही कहीं मौजूद थी। जीना ने बहुत सारा थूक निकला। चेहरे पर घबराहट छाई हुई थी। वो ज़यान का मुकाबला कैसे करेगी? वो इतनी ताकतवर नहीं थी। पहली बार इसे लायला की शिद्दत से याद आई। ज़यान के कदम इसकी जानिब बढ़ रहे थे। वो बड़ी धीमी चाल चल रहा था। वो डरते डरते पीछे कदम बढ़ाने लगी। फिर जीना के कदम थम गए। इसके पीछे किले की दीवार मौजूद थी। इसकी कमर दीवार से जा टकराई। मास्क के नीचे होंठों पर छाई मुस्कुराहट गहरी हो गई। आंखें चमक उठी। आज वो इससे नहीं बच सकती थी। ज़यान ने हाथ में थामा चाकू चोगे से बाहर निकाला। वो इससे बस चंद कदम दूर था। एकदम वो हवा में छलांग लगाते हुए इसके करीब आई। फिर एक जोरदार टांग इसके कंधों पर दे मारी। वो नीचे गिरते गिरते संभला। चीने की नज़र लायला से मिली। वो आ गई थी इसे बचाने। इसकी आंखों में सख्ती छा गई। ये जंगली बिल्ली न जाने कहाँ से आ जाती थी, लेकिन आज वो इसे नहीं छोड़ेगा। इसने दो चाकू लायला की जानिब बर्क रफ्तारी के साथ फेंके। वो इधर उधर होती दोनों वार से बच निकली। अब वो तेज तेज चलते इसकी तरफ बढ़ा। लायला भी इसकी जानिब भागी। फुर्ती के साथ साइड से निकलकर इसके ज़यान की टांगों में अपनी टांग अड़ाई। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। लायला की ये हरकतें सिर्फ और सिर्फ इसे गुस्सा दिला रही थी। इसने लायला की टांग खींचकर इसे अपने साथ नीचे गिराया। इसके संभलने से पहले ही वो उठा और जेब से एक कील निकाली। फिर तेजी के साथ वो कील लायला की हथेली की जानिब बढ़ाई। इसने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया, वरना अभी वो कील इसकी हथेली के अंदर होती। वो दीवार से लगी खड़ी ये सब देख रही थी। बस बहुत हुआ। आज वो इस खेल को खत्म करके ही रहेगी। या तो आज वो ज़यान के हाथों मारी जाएगी, या फिर अपने मंसूबे को सरअंजाम देगी। वो लायला के ऊपर चढ़ा हुआ था। हाथ में एक छोटा चाकू था। लायला ने इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। फिर झट से ज़यान के पेट में लात मारते हुए इसने इसे नीचे गिराया। जल्दी से वो इसके ऊपर चढ़ी। ज़यान का चाकू वाला हाथ इसने वापस इसके जानिब मोड़ने की कोशिश की। ज़यान फौरन इसके ऊपर लपका। इन दोनों की आपस में लड़ाई जारी थी। दोनों का ध्यान जीना की जानिब नहीं था, और यही सबसे बेहतरीन मौका था। इसने अपने पैरों से हील्स निकाली। फिर एक हील को हाथ में यूं थामा कि इसकी नोक सामने की जानिब थी। अब वो धीमी चाल चलती इसके करीब बढ़ रही थी। लायला नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। ज़यान इसके ऊपर था। लायला के दोनों हाथ को इसने अपने हाथों में मजबूती से जकड़ा हुआ था। टांगें अपनी टांगों के बीच फंसाई हुई थी। वो मुकम्मल तौर पर इसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। कितने दिन हो गए इसने किसी को कत्ल नहीं किया, ना ही ताज़ा ताज़ा खून चखा। इसकी प्यास बढ़ गई थी। लायला को मारकर इसका खून वो मज़े से चखेगा। हाँ, वो बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता था, मगर ये लड़की इसे कई दिन से परेशान कर रही थी। इसने दाएं हाथ में थामा चाकू लायला की गर्दन की जानिब बढ़ाया। लायला को मौत करीब से दिखाई दी। वो मौत को पहले ही भी कई बार करीब से देख चुकी थी, इसलिए वो बेखौफ सी लेटी रही। चीना ज़यान के ऐन पीछे पहुंच चुकी थी। बिल्ली की तरह बेआवाज़ दबे दबे कदम बढ़ाना इसने लायला से ही सीखा था। इसने पूरी कुव्वत के साथ हील हवा में लहराई। फिर एक झटके के साथ हील की नोक ज़यान के सर पर दे मारी। ज़यान के हाथ से चाकू छूट गया। इसने मुड़कर पीछे देखना चाहा। इतने में लायला ने इसे एक जोरदार लात मारते हुए इसे खुद से अलग किया। वो दोबारा उठने की कोशिश करने लगा, मगर वो उठ ना पाया। इसका सर शदीद भारी हो रहा था। सर के पिछले हिस्से से खून रस रहा था। सामने के मंजर धुंधले होते गए। दिमाग माउफ हो गया। अचानक इसकी आंख बंद हो गई। इसके बाद इसे कुछ याद न रहा। वो उल्टे मुंह बेसुध फर्श पर जा गिरा, और शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। देखा, कभी कभी हील्स भी काम आ जाती हैं। इसने पहले हाथ में थामी हील को देखा, फिर तंज करते हुए लायला को देखा। लायला ने नफी में सर हिला दिया। ताने बाद में मारना, पहले इसके हाथ पांव बांधो, इससे पहले कि ये दोबारा उठ जाए। इसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट गहरी हो गई। आंखें चमक उठी। वो अपनी पहली बाजी जीत चुकी थी। वो इस बसात के सबसे अहम मोहरे को कैद कर चुकी थी। हिस्सा 2, राज आश्कार।
बाप चहारम, माजी के राज। वो ट्रांस की कैफियत में बैठा इर्द गिर्द घूर रहा था। वो कहाँ है? वक्त क्या हो रहा है? इसे कुछ अंदाजा नहीं था। वो अपने वजूद को लाशोरी तौर पर तक रहा था। इसे अपना जिस्म अपना नहीं लग रहा था, जैसे इसकी रूह किसी और जिस्म में मुंतकिल हो गई थी। इसको अपना आप बेगाना महसूस हुआ। आंखें खुली होने के बावजूद इसे लग रहा था कि वो अंधा हो गया है। इसको कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। दिमाग किसी भी चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। सांसें न हमवार चल रही थी। दिल की धड़कनें मजीद तेज हो गई। अचानक इसके दिमाग में धुंध छाने लगी। इसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानता था। वो ये भी नहीं जानता था कि दीवार के इस पार कोई शख्स इसकी ये हालत देख चुका है। 14 जुलाई। अस्पताल के बेड पर जोइस लेटी मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, लेकिन अपने बेड के साथ बेबी कॉट में लेटी नन्ही सी जान को देखकर वो अपनी तकलीफ भूल गई थी। बेबी कॉट के पास एडम खड़ा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। कभी वो जोइस को देखता, कभी अपने बेटे को। सफ़ेद कंबल में लिपटा वो नन्हा सा वजूद आंखें बंद किए गहरी नींद सो रहा था। चेहरे पर ढेर मासूमियत, सुर्ख होंठ और नर्म व मुलायम गाल। वो गोया फरिश्ता लग रहा था। एडम ने अपने हाथ कोट के अंदर बढ़ाए, फिर बेहद एहतियात और प्यार के साथ इसे अपनी गोद में लिया। ये पल, यह एहसास इसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती था। आंखों में खुशी के आंसू दौड़े। वो इसे अपनी गोद में लिए इससे बातें कर रहा था। फिर खुद ही अपनी बातों का जवाब देता, फिर हंसता और फिर बेड पर लेटी अपनी जान से अजीज बीवी को देखता। इस वक्त वो खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी समझ रहा था। इसने अपना चश्मा उतार कर आंसू साफ किए, फिर अपने कदम बेड के जानिब बढ़ाए। एक प्यार भरी निगाह जॉयस और फिर अपने बेटे पर डाली। यजीन एडम, इसका नाम हम यजीन एडम रखेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए एडम ने इससे तस्दीक चाही। जॉयस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। 1 साल बाद, 14 जुलाई। सुरमई आंखें गोद में उठाई इस नन्ही सी जान पर जमी थी। इसकी सुरमई आंखें बिल्कुल एल्सेडियर पर गई थी। नैन नक्श भी एन एल्सेडियर जैसे थे। एल्सेडियर ने झुककर इसके माथे पर बोसा दिया। वो बगौर अपने बाप को तक रही थी। अमूमन चंद घंटों का बच्चा रोता दिखाई देता है, लेकिन वो पुरसुकून थी। वो अपने बाप को देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी, या शायद एल्सेडियर को लग रहा था कि वो मुस्कुरा रही है। इसे यूं महसूस हुआ कि आज इसने पूरी दुनिया फतह कर ली है। जिंदगी में पहली बार वो खुद पर रश्क महसूस कर रहा था। फ्यूना बेड पर लेटी सो रही थी। इसकी नींद में हलल न डले, इसीलिए एल्सेडियर पर फूंक फूंक कर कदम उठाते हुए बेबी कॉट की जानिब बढ़ा। फिर कंबल में लिपटी अपनी जान के टुकड़े को कोट में आराम से लटाया। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एडम कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इसकी उंगली पकड़े वो भी छोटे कदम बढ़ाता अंदर दाखिल हुआ। यजीन 1 साल का हो चुका था। इसकी भूरी आंखों में ढेरों मस्ती और शरारत सूझी हुई थी। इसने एडम की उंगली छोड़ दी। अभी एडम इसे दोबारा पकड़ता कि एल्सेडियर इसके पास आकर रुका। बहुत मुबारक हो एल्सेडियर, इसने खुशदिली के साथ हाथ में पकड़ा गुलदस्ता आगे बढ़ाया। एल्सेडियर ने गुलदस्ता अपने हाथ में थामा। गुलदस्ते में लगे गुलाब की खुशबू पूरे कमरे को महकाने लगी। बहुत शुक्रिया एडम, बल्कि असल शुक्रिया तो जॉयस का बनता है। वो पिछले 2 दिन फ्यूना के साथ रही, इसका ख्याल रखा, ये बहुत बड़ी बात है। एडम अभी कुछ अर्सा पहले ही एल्सेडियर के घर के पास शिफ्ट हुआ था। इनके आपस में ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम पड़ोसी हैं, इतना तो हक बनता है। वो आज भी आती, मगर आज यजीन की पहली सालगिरह है, तो बस इसी तैयारी में मसरूफ़ थी। फिर मैंने सोचा मैं अकेले जाकर ही मुबारकबाद दे आता हूँ। अरे यार, कल आ जाते, आज इस बेचारे की बर्थडे थी, तुम इसे भी अस्पताल ले आए। इसने एक नज़र घुमाकर यजीन को देखा, जो कि बेबी कॉट के पास खड़ा था। वो बार बार कॉट में झांकने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका सर ऊपर तक नहीं पहुंच रहा था। इट्स ओके। खैर ये बताओ कि नाम क्या रखा अपनी बेटी का? जीना। जीना एल्सेडियर। एडम ने अपने कदम बेबी कॉट के जाने बढ़ाए, फिर झुककर शफकत भरा हाथ जीना के सर पर फेरा। एल्सेडियर पास खड़ा दोनों को मुस्कुरा कर देख रहा था। एडम ने यजीन को गोद में उठाया, फिर दोबारा कॉट पर झुका तो यजीन ने अपने हाथ जीना के जाने बढ़ाए और अगले ही लम्हे जीना के रोने की आवाज़ कमरे में बुलंद हुई। एल्सेडियर फ़ौरन कॉट के जाने भागा और यजीन ने झट से एडम को गले लगा लिया। जीना के गाल पर 2 नाखून के निशान थे। वो मुसलसल रोए जा रही थी। एल्सेडियर ने इसे बहलाने के लिए गोद में उठाया, फिर इसे झूले देने लगा, लेकिन वो खामोश नहीं हो रही थी। वो यजीन की वजह से पहली बार रोई थी और इसने पूरे अस्पताल को सर पर उठा लिया था। फ्यूना ने इसके रोने की आवाज़ सुनकर आंखें खोली। एल्सेडियर ने जीना को फ्यूना के हवाले किया, फिर इसका फीडर बनाने लगा। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं ये इतना शरारती क्यों हो गया है। इसने यजीन को सख्ती के साथ घूरा।
कोई बात नहीं, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, इसने मुस्कुराते हुए तहम्मुल से कहा। थोड़ी देर बाद जीना के रोने की आवाज़ बंद हो गई। एलसीडी उसे गोद में उठाए फीडर पिला रहा था और एडम शर्मिंदा सा होते हुए वहाँ से जा चुका था। यजीन की ज़िंदगी के पहले 5 साल यूं ही खुशहाल गुजरे। चंद लम्हों में वक्त बीत गया था और पता नहीं चला यजीन की परवरिश एडम ने की थी। वो चाहता था कि यजीन बिल्कुल इस जैसा हो और वैसा ही हुआ। यजीन इसका अक्स लगता था। लेकिन फिर यजीन की ज़िंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। बस एक पल, एक लम्हे में इसकी सारी ज़िंदगी बदल गई। एडम का एक्सीडेंट में अपना दम तोड़ गया था। इसका सबसे मजबूत सहारा इसका बाप मर चुका था। वो 5 साल का था। इसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। वो हर घड़ी एडम को याद करके रोता। इसे यही लगता था कि इसके बाबा कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। वो इसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इसने पिछले साल ही लैंडलाइन से कॉल मिलाना सीखा था। लैंडलाइन के साथ रखी डायरी में एडम का नंबर पहले सफ़े पर दर्ज था। वो बस नंबर देखकर लैंडलाइन पर मुख्तलिफ बटन दबाया करता था और जब से इसने कॉल मिलाना सीखा था वो दिन में 10 बार एडम को कॉल करता था। एडम ऑफिस में जितना भी मसरूफ़ होता वो पहली रिंगिंग पर ही इसकी कॉल उठा लिया करता था। एक दफ़ा यजीन इसकी कॉल पर बात करते करते रोने लगा और एडम फ़ौरन घर वापस आ गया था। इस दिन से यजीन को एक नया खेल मिल गया था। इसका दिल जब चाहता वो एडम को कॉल करके रोने लगता और एडम हर बार की तरह दौड़ा चला आता। जी बाबा की जान। हाथ कंप्यूटर की बोर्ड पर तेज तेज चल रहे थे। मोबाइल कान से लगाए कंधे पर टिकाया हुआ था। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। वो आधे लफ्ज़ सही और आधे गलत बोलता था, मगर एडम को इसकी हर बात समझ आती थी। आई मिस यू टू बाबा की जान। धीमी मुस्कुराहट के साथ चेहरे पर खुशहाली छा गई। बाबा। वो मेज़ पर चढ़ा बैठा था। वो मुंह बना बना कर रुक रुक कर बात कर रहा था और एडम बेहद गौर के साथ उसकी हर बात सुन रहा था। मेज़ मुसलसल हिल रही थी। यजीन मेज़ से नीचे उतरने लगा कि इसका पाँव मेज़ की टांग में अटका और वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा। इसका सर बुरी तरह फर्श से टकराया। एकदम इसके रोने की आवाज़ कमरे में गूंजी। यजीन बाबा की जान। यजीन बेटा क्या हुआ है। अचानक इसका दिल डूबने लगा। यजीन कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस रोए जा रहा था। ब्लड ब्लडिंग ब्लड ब्लडिंग। वो अपने सर से निकलने वाले खून को देखकर और ज़ोर से चिल्लाया। मामा किधर है आपकी। यजीन चेहरा परेशानी में ढल गया। मैं आ रहा हूँ बेटा, बाबा आ रहे हैं। वो जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर कंप्यूटर बंद करते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकला। इसने कॉल चलते रहने दी। वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। इसे पता था कि अक्सर यजीन जानबूझकर कॉल करके रोता था ताकि वो जल्दी घर आ जाए, लेकिन इस बार वो अदाकारी नहीं कर रहा था। इसके बेटे को सच में चोट लगी थी। ट्रैफिक सिग्नल पर आकर इसकी गाड़ी रुकी। अचानक यजीन के रोने की आवाज़ बंद हो गई थी। शायद वो नीम बेहोश हो गया था। यजीन, यजीन, वो गाड़ी में बैठे चिल्लाया। दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। सांसें फूलने लगी थी और फिर इसे कुछ समझ नहीं आया। इसने इशारा तोड़ते हुए गाड़ी को फुल रेस में भगाया। सामने वाली लेन से आने वाला ट्रक झट से इसकी गाड़ी से टकराया। गाड़ी का शीशा किरची किरची होकर इसके ऊपर गिरा। चंद टुकड़े इसके जिस्म के अंदर घुस चुके थे। एडम का माथा स्टीयरिंग से जा लगा। गाड़ी हवा में उछलती हुई कलाबाजी खाकर उल्टी सड़क पर आकर गिरी। अंदर बैठा एडम खून में नहा चुका था। माथे से रसने वाला खून इसकी सफ़ेद शर्ट को सुर्ख रंग में रंग गया था। इसके दिमाग में पहला ख्याल यजीन का आया था। इसे मौत अपने सामने खड़ी दिखाई देने लगी और बस वो यही सोचता रह गया कि यजीन का क्या होगा। इसके बाद वो कुछ सोच न सका, कुछ सुनाई, कुछ दिखाई न दिया। इसका दिल धड़कना बंद हो गया था। वो मर चुका था। एक लम्हा, बस एक लम्हा, और यजीन एडम की ज़िंदगी बदल चुकी थी। इसके सर से बाप का साया छिन चुका था और बाप के चले जाने के बाद दुनिया कितनी जालिम होती है, इसे वक्त के साथ सब समझ आने लगा। वो दोनों यूं ही एक दूसरे के सामने खड़ी थी जबकि वो फर्श पर बेहोश लेटा था। जीना ने ज़यान की जानिब देखा और फिर लायला की जानिब, जो कि ज़यान को बांधने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। किले के बाहर से आतिशबाजी की आवाज़ें आ रही थी। रात के 12 बज रहे थे। जनवरी की पहली तारीख चढ़ चुकी थी। साल का पहला दिन शुरू हो गया था। थैंक यू लायला। इसने नरमी से लायला का हाथ थामा। वो फीका सा मुस्कुराई। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बिना अपना मुफाद के मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। कोई किसी और के लिए कुछ नहीं करता। हर शख्स अपने मकसद की खातिर सब कुछ करता है। अब तुम किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो अपने मकसद के लिए तुम्हारी मदद करे। इसने एक नज़र घुमाकर ज़यान की जानिब देखा। चीना इसका इशारा समझ चुकी थी। मैं इतने अरसे से एक काम से ज़िंदगी गुजार रही थी। हाँ, इस सब में सुकून है।
कोई खौफ नहीं है, लेकिन इंसान की फितरत तो नहीं बदलती। मुझे अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर चाहिए था और मुझे वो तुम्हारी मदद करने की सूरत मिला। जीना हाथ बांधे इसकी बात गौर से सुन रही थी। और तुम्हारी कहानी में मेरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह मैं पाकिस्तान के लिए निकल जाऊँगी, मगर दुआ करूँगी कि तुम अपना बदला लेने में कामयाब हो जाओ। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजी थी। तुम जब भी एडिनबरा वापस आओ मुझसे ज़रूर मिलना, फिर हम बैठकर दोस्तों की तरह बातें करेंगे। दोस्त? इसने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं दोस्त नहीं बनाती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस आकर तुमसे ज़रूर मिलूँगी और फिर बैठकर तुम्हारे बदले की कहानी सुनूंगी। इसने कैफ़े के नीचे मौजूद तहखाने की चाबी जीना की हथेली पर रखी। वो अगली मुलाकात का मकसद इसके पास छोड़कर जा रही थी। जीना ने इस बात में सर हिला दिया। अब इसका क्या करना है? लाइला ने सर्द निगाहों के साथ जयान को देखा। वही जो प्लान का हिस्सा था। मुस्कुराहट गहरी हो गई। जब से अजलान यहाँ से गया था वो यूं ही अपनी जगह पर जम गया था। अलबत्ता वो खड़ा नहीं था, बल्कि बैठ चुका था। टांगों में इतनी सकत नहीं रही थी कि वो इसका बोझ उठा सके। वो सोफे से टेक लगाए अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठा था। आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। यजीन रो रहा था। वो तकलीफ में था। माजी की बहुत सी बुरी यादें इसके दिमाग में जगमगा रही थी। इसे अपना आप बेमायनी सा महसूस हुआ। जिंदगी ने इसे मुखलिस लोग कम ही दिए थे, और जो दिए थे वो इन्हें भी खोता जा रहा था। अपनी ऐनक उतार कर इसने अपने आंसू साफ किए, लेकिन एक लम्हे में ही इसका चेहरा फिर से भीग गया। न जाने किस बात का रोना था, लेकिन आंसू थम ही नहीं रहे थे। इसे रोना अच्छा लगता था। वो कमज़ोर नहीं था, हसास था। माफ़ कर देता था मगर भूलता नहीं था। बड़ी बुरी यादों से दूर नहीं भागता था, बल्कि इन्हें याद करके खुद को तकलीफ़ देता था, क्योंकि वो इसी लायक था। दुनिया की हर तकलीफ़ वो डिज़र्व करता था, ये इसका गुमान था। एडम के इंतकाल को 3 माह गुजर चुके थे। वो रोज़ एडम का नंबर मिलाकर रोता था। इसे लगता था कि वो रोएगा तो एडम वापस आ जाएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। एडम के जाने के बाद घर के हालात बदल गए थे। पहले 2 माह तक तो कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर तीसरे माह से ही माली तंगी शुरू हो गई। जोइस की ज़िंदगी में एक नया इंसान आ चुका था। वो बच्चा था, इसे इस सब की कुछ समझ नहीं थी, लेकिन इसे अपनी माँ के साथ कोई और मर्द अच्छा नहीं लगता था। वो रोज़ रोज़ जोइस को छोड़ने आता था। इन दोनों को साथ देखकर यजीन को शदीद गुस्सा आता था। मामा सिर्फ बाबा के साथ ही अच्छी लगती हैं। वो अंकल कौन थे वो नहीं जानता था, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार अगर इसे किसी की नफरत हुई थी तो वो जॉर्डन था। एडम की मौत के चौथे माह ही जॉर्डन इसका सुतीला बाप बन चुका था। वो लोग अपना घर छोड़कर जॉर्डन के कॉटेज में शिफ्ट हो चुके थे। हर किस्म के शोर शराबे से दूर कॉटेज शहर के किनारे पर वाक़या था। कॉटेज छोटा था, लेकिन ये काफ़ी पुरसुकून था। इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे, लेकिन इसे अपना पहला घर बहुत याद आता था। वो वहाँ वापस जाना चाहता था। अक्सर एल्सेडियर अपनी बेटी के साथ वहाँ चक्कर लगा लिया करता था। पहले जब जीना इसके घर खेलने आती थी तो वो इसे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसके आते ही एडम, जॉयस और बाकी सब जीना की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। ये जीन इससे जलता था, लेकिन अब इसका कोई दोस्त बाकी नहीं रहा था। अब इसे जीना के साथ खेलना इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन 2 माह बाद एल्सेडियर और जीना ने भी आना छोड़ दिया। जॉर्डन एक मेल नर्स था। अक्सर ही इसकी ड्यूटी 24-24 घंटे लंबी होती थी। वो बहुत कम घर आता था। और जॉयस, वो फिर से ना जाने पूरा दिन कहाँ गायब रहने लगी थी। कुछ वक्त बाद वो रातों को भी घर पर मौजूद नहीं होती थी। वो अकेला रह गया था, बेहद अकेला। वो रोता था तो इसके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं होता था। भूख लगती थी तो खाना देने वाला कोई ना होता। फ्रिज में ब्रेड और जैम रखा होता, वो खा लिया करो। और जब वो जॉयस से शिकायत करता तो वो यही कहती। फिर एक दिन इसे ऊपर वाले कमरे में से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगी। वो डरा सहमा दरवाजे के पास खड़ा होकर इन दोनों का झगड़ा सुनने लगा। तुम एक अय्याश औरत हो और कुछ नहीं, जॉर्डन चिल्लाया। हाँ हाँ हूँ मैं अय्याश। तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने को? ये 2 कमरों का हस्ता हालत में मौजूद घर। आखिरी बार तुमने कब मुझे किसी बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था? आखिरी बार कब तुमने मुझे कोई बेहद कीमती और महंगा तोहफा दिया था? गलती हो गई है तुमसे शादी करके। इसने टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर फर्श पर दे मारा। यजीन एकदम कांपने लगा। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। इसने दरवाजे से अंदर झांका। क्या चाहती हो तुम मुझसे? इतना कुछ तो दिया है तुम्हें, जो तुम कहती हो अगले दिन ही हाजिर कर देता हूँ। वो बेचारगी के साथ बोला। मिडिल क्लास आदमी की मोहब्बत हमेशा खोखली ही लगती है। मुझे बस तलाक चाहिए, इसने दो टोक अंदाज में कहा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये कहने की? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। माथे में एक बार फिर बल पड़ गए। मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए,
इसने साइड मेज़ पर रखा लैंप उठाकर ज़मीन पर दे मारा। यज़ीन अचानक सहम सा गया, आंखें आबदीदा हो गई। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। जॉर्डन का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। चेहरे की सख्ती मज़ीद बढ़ गई। वो तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए इसकी जानिब बढ़ा, फिर बुरी तरह इसका मुँह नोचा। जो मर्ज़ी कर लो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे आशिक के साथ ऐसे नहीं जाने दूँगा। तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूँगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आखिरी जुमला कहते हुए इसकी आंखें भर आईं। वो बेसाख्ता बेड पर बैठ गया। सिर्फ मोहब्बत से ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला नहीं घोंट सकती। और वैसे भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। इतना कहते वो दरवाजे तक आई, जहाँ यज़ीन खड़ा रो रहा था। यज़ीन ने एक नज़र उठाकर माँ को देखा, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ गई। कहते हैं कि एक औरत भटक सकती है, माँ नहीं। और वो इस वक्त औरत बनकर सोच रही थी। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो जॉर्डन के पास अपनी औलाद को छोड़कर वहाँ से चली गई थी। बाप की तरह माँ भी इसे छोड़कर जा चुकी थी। वो इस सब के लिए बहुत छोटा था। वो तो मासूम था ना। फिर बिना किसी जुर्म के सज़ा इसे क्यों मिल रही थी? इसका जुर्म सिर्फ इतना था कि इसका बाप मर चुका था। So this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share, comment and subscribe. और अभी राज खोलना शुरू हुए हैं। यज़ीन का थोड़ा सा चैप्टर पिछला डिस्कस हो रहा है। तो आपसे मुझे ये बताएं कि इस नावल में आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट तो अज़लान है, बट यार मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। यज़ीन और अज़लान की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत मज़े की थी। फ़नी क्यूट सी थी, लेकिन अब दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। होप दोनों आपस में ठीक हो जाएं, लेकिन वो तो पाकिस्तान जा रहा है, तो अब पता नहीं आगे क्या होता है। चलें देखते हैं। और आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इस नावल में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जीना या फिर अज़लान। और मुझे वो जो ज़यान है वो ठीक लगता है, बट जो उसके काम है ना, कत्ल और वो वो बहुत खतरनाक है। इस वजह से मैं उसको अपना फेवरेट नहीं कहूँगी। और चलें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।